आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना मरीजों का ग्राफ भले ही गिर रहा हो, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं और इसी चिंता के मद्देनजर राज्य सरकारें लगातार लॉकडाउन को बढ़ाती जा रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक, मुंबई से लेकर राजस्थान तक पाबंदियां जारी हैं। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में 24 मई से 8 जून तक 3 टायर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से व्यवहार में शामिल करें, जिससे स्थिति में सुधार होने पर लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा सके। लॉकडाउन से कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तो वहीं दिल्ली में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उधर कोरोना के बीच में ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ के केजीएम में अभी तक ब्लैक फंगस के कुल 135 मरीज भर्ती हुए हैं। 11 मरीज पिछले 24 घंटे में भर्ती हुए, जबकि इस दौरान 19 मरीजों की सर्जरी की गई है। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की मौत हुई है। अब तक केजीएमयू में कुल 7 मौतें हो चुकी हैं। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। मुंबई से मुरारी सिंह संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई का हाल बताइए कोरोना आंकड़ों को लेकर, क्योंकि संक्रमण दर कम हो रही है और लॉकडाउन उसके लिए प्रभावी है। जी काजल, जिस तरीके से स्थिति बन रहे हैं, अगर मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 1400 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हुई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 26,000 से ज्यादा जो है कोविड पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 394 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र अभी भी कोरोना की कहर से जूझ रहा है। लगातार मरने वालों का आंकड़ा हो या कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में जिस तरीके से मुंबई के आंकड़े कम हुए थे, 994 आंकड़े 24 घंटे तक पहुंचे थे, और अब पिछले 2-3 दिन के बाद ही ये आंकड़े 1400 पार हुए हैं। तो कहीं न कहीं अब फिर जो है कि संक्रमण फैल रहा है, और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि इस चैन को तोड़ा जाए, ताकि मरने वालों का आंकड़ा और कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या पर अंकुश लगाया जाए। जी काजल, सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि मरने वालों की संख्या पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है और पाबंदियां भी लगी हुई है। क्या लोग उसका पालन करते हुए उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए? सीरियस है या फिर सिर्फ अभी भी मजाक में ही ले रहे हैं? काजल, देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से हालात बने थे, ऐसे में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जाती है। चाहे वो सुबह के वक्त भाजी मार्केट हो या फिर उनके स्लम के इलाके हो, नाके हो या नुक्कड़ चौराहे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। मास्क की बात करें तो जो तूफान बरसात आने के बाद से जो पुलिस के नाकाबंदी के जो छज्जे उड़े हैं, उसकी वजह से लोगों में एक ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश के बाद संक्रमण कम हुआ है। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि मुंबई में जो आंकड़े बारिश और तूफान से पहले 900 1000 हुआ करते थे, वो आंकड़े अब 1400 पार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं संक्रमण फैल रहा है और इसमें लोगों की लापरवाही है, क्योंकि शादी विवाह के भी मौसम चल रहे हैं। सरकार की तमाम गाइडलाइनों के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर के अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, और यही वजह है कि एक के बाद एक इलाका जो है वो संक्रमित हो रहा है। और यही वजह है कि जो मरने वालों की वो लगातार जो है बढ़ रहे हैं। जी काजल, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार मुंबई की देखते हैं, चाहे वो दादर मार्केट की हो या फिर उसके अलावा अन्य मार्केटों की हो। जब वहां पर सब्जी मंडी में लोग इकट्ठे होते हैं तो लोगों के पास ना तो मास्क नजर आता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग उनके बीच में नजर आती है। तो लग ऐसा रहा है कि वो खुद कोरोना को इन्विटेशन देते हैं, क्योंकि लापरवाही सबसे बड़ी वजह होती है इस चेन को और ज्यादा लंबी करने की। जी काजल, ये करना गलत नहीं होगा कि ये पूरी तरह से दावत दे रहे हैं। ये बेखौफ खुद और अपने परिवार का भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जबकि इसी मुंबई में देखा गया था कि बेड की कमी हुई थी, मरीज दर बदर भटक रहे थे। कुछ मरीजों की मौत तो बेड और ऑक्सीजन के चलते हो गई थी। बावजूद उसके इस तरीके की लापरवाही
खुद के परिवार के साथ कह सकते हैं कि धोखा है। लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए और इस महामारी में एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। इस तरीके से लॉकडाउन में जो नियम लगाए गए हैं, उद्धव सरकार की मुंबई में जो आम जनमानस है वो कहीं न कहीं तारीफ भी करती है कि कम से कम भूखमरी की स्थिति नहीं लाने दिए हैं हालात को सुधारने के लिए, लेकिन लोगों को भी सहयोग देने की जरूरत है। 2 से 3 घंटे दुकान खुलते हैं, सुबह 7 से 11 बजे तक आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। उसके बावजूद भी 11 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका ये रूप आंकड़े बता रहे हैं। जो 2 दिन पहले 900 थे और आज 1400 के आंकड़े पार हो चुके हैं। काजल, वैक्सीन को लेकर किस तरीके से वैक्सीन का जो स्तर है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि कल ही खबर आई थी मुंबई से कि वैक्सीनेशन अब मुंबई में एक जगह एक इलाके में घर घर जाकर भी शुरू हुआ है। घर घर जाकर वैक्सीनेशन लोगों को किया जा रहा है, ये किस स्तर तक पहुंचा है? देखिए, कल हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश ने भी दिखाया था कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से लगातार एक वैक्सीन जो है घर घर चलाने की मुहिम की गई थी। उत्तर मुंबई कांदिवली अतुल भालतकर के इलाके से इसकी शुरुआत हुई, कुछ घरों तक वैक्सीन पहुंची है। महाराष्ट्र सरकार का ये सराहनीय कदम है, क्योंकि आवाजाही पर असर है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में अगर घर घर वैक्सीन पहुंचती है तो इसका काफी अच्छा असर देखा जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बयान देते हुए कहा है कि जून महीने में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं होगी। तमाम कंपनियों के साथ, केंद्र सरकार के साथ लगातार चर्चाएं की जा रही है। 18 साल से लेकर 44 साल के वैक्सीन को जून महीने में किसी भी तरीके से शुरू किया जाएगा और इसके लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। तो लगातार वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र सरकार सक्रिय है। तमाम उन वैक्सीनेशन कंपनियों के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ चर्चा कर रही है और चाहती है कि समय से पहले हालात सुधरे, क्योंकि तीसरी लहर जो कही जा रही है वो काफी घातक होगी और इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के शिकार डॉक्टरों की तरफ से जताया गया है। तो ऐसे महाराष्ट्र सरकार चाहेगी जितना जल्दी से जल्दी हो ये वैक्सीनेशन जो 18 साल के ऊपर है उनका किया जाए, ताकि तीसरी लहर और जो बच्चों के ऊपर खतरा आने वाला है उससे लड़ा जा सके। जी काजल, तीसरी लहर को लेकर अब से नहीं बल्कि पहले से कहा जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी और लहर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी, तभी से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी। एक्सपर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है और जो देश में हालात इस समय हो चुके हैं, जो खतरनाक स्थितियां इस समय बन चुकी है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा इसको, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और जरूर आएगी। महाराष्ट्र की सरकार कितनी तैयार है तीसरी लहर के लिए, क्योंकि हमने देखा था पहली लहर में बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में किस तरीके से लॉकडाउन लगाकर परिस्थितियों को कंट्रोल किया गया, ये हमने देख लिया है। अब तीसरी लहर के लिए महाराष्ट्र सरकार कितनी तैयार है? देखिए काजल, महाराष्ट्र सरकार की बात करें चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका, वो तैयारियों को लेकर के अपनी पीठ तो थपथपाती है, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो ऐसे में धाक के 3 पाग दिखते हैं। अब ऐसे में तीसरी लहर के लिए जो तैयारी की जा रही है, शायद इसके लिए जो मुंबई के मलाड इलाके में जो है एवरसाइन के पास एक जंबो कोविड सेंटर का उद्घाटन जो है कि शिवसेना युवा नेता और पालक मंत्री आदित्य ठाकरे के हाथों हुआ है। वहां लगभग हजारों बेड की तैयारी की जा रही है। सोर्सेस बता रहे हैं कि इसे जो तैयारी की गई है, खास करके उत्तर मुंबई में काफी स्लम का इलाका है। अगर तीसरी लहर यहां पहुंचती है, इसमें बच्चे अगर इफेक्ट होते हैं तो उन्हें एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम के जरिए यहां इलाज किया जाए। और इसी तरीके से मुंबई के चेंबूर, वड़ाला, घाटकोपर और न्यू मुंबई पनवेल थाने तक इस तरीके के जो है कि जंबो सेंटर बनाने की तैयारी इनकी तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि कितना कारगर, कितना सही साबित होता है जब तीसरी लहर महाराष्ट्र पर हावी पड़ती है। मुरारी, वैसे ये भी है मुरारी कि आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है कि सरकार इस तरह के इंतजाम कर दे, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि ये एक नया कोविड अस्पताल ही खासकर उसको कहा जा रहा है, जिसका शुभारंभ आदित्य ठाकरे ने खुद किया है और खासकर तीसरी लहर के इंतजामों को लेकर किया गया है। ये सरकार की सराहनीय पहल है, क्योंकि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है ये, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही राज्य सरकारों की तरफ से। देखिए काजल, यही वजह है कि उद्धव ठाकरे तीसरी लहर को लेकर के काफी गंभीर हैं। लगातार केंद्र और जो वैक्सीन कंपनियां हैं उनके साथ संपर्क कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो खुद उत्पादन के लिए नागपुर से लेकर नासिक और मुंबई से लेकर न्यू मुंबई तक उन तमाम यंत्रणाओं के साथ, उन तमाम सरकारी जो सिस्टम है उनके साथ बात की जा रही है कि अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो उसकी आपूर्ति कैसे की जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं इस 2 लहर में इतना कुछ झेल चुकी है। अगर तीसरी लहर में वो कमर नहीं कसती है तो काजल, वो तस्वीरें फिर देखने के लिए मिलेंगे जो तस्वीर
जी। ऑक्सीजन को लेकर इस समय क्या चल रहा है कि शुरुआती दौर में हमने देखा था ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, दिक्कत हो गई थी और इतनी ज्यादा किल्लत थी कि जो मरीजों की मौत हो रही थी वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हो रही थी। उनको इलाज प्रॉपर मिल रहा था लेकिन जो सांसें थी उनकी छिन रही थी क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। अब क्या हालात हैं इस समय? ऑक्सीजन की पूरी तरीके से पूर्ति हो चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरे राज्य की अगर स्थिति पर हम एक बार नजर डालें तो देखिए काजल, अगर महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, नासिक, धुलिया, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये जो हॉट स्पॉट बने थे जहां पर लगातार मरने वालों के आंकड़े थे, अस्पताल से लगातार खबरें आ रही थी ऑक्सीजन की, इन इलाकों में ऑक्सीजन पूर्ति पर्याप्त रूप से कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि अभी भी किसी जो प्राइवेट अस्पताल है उन्हें ऑक्सीजन की काफी दिक्कत होती है, या फिर जो एनजीओ, जो संस्थाएं दूसरों को बाटला प्रोवाइड करती थी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती थी, उन्हें अभी काफी दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन वो पर्याप्त मात्रा पे नहीं मिल पा रहा है और लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका सहित जिला कलेक्टर कार्यालय को सख्त निर्देश दिया है और समय वो तमाम उनकी टीमें जो है उन तमाम अस्पतालों पर अपनी नजर बनाई है और ऑक्सीजन को लेकर के हर संभव उनकी तरफ से कोशिश और प्रयत्न किया जा रहा है और यही वजह है कि अब ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो कहीं न कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में जैसे हालात है हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस समय अंकुर कपूर संवाददाता हमारे साथ अंबाला से इस समय जुड़ चुके हैं। अंकुर, कैसे हालात हैं अंबाला में कोरोना को लेकर? सबसे पहले अपडेट बताइए। अंकुर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो हालात है वो हम देश के आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से राज्य सरकारें लॉकडाउन को बढ़ाती चली जा रही हैं। अलग अलग तरीके से राज्य सरकारें इस लॉकडाउन को इंक्रीज कर रही हैं और लॉकडाउन बढ़ रहा है तभी प्रभावी भी दिख रहा है और इसी प्रभाव की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना केसेस भी कम होते जा रहे हैं। जो संक्रमण का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। अंकुर कपूर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, कैसे हालात है अंबाला में कोरोना को लेकर? सबसे पहले अपडेट आप बताइए। जी बिल्कुल, अगर कोरोना की बात करें तो जो कोरोना के हालात हैं उसमें जो मृत्यु दर है वो दिन प्रतिदिन अंबाला में 7, 8 या 10 के करीब रह रही है और जो संक्रमित जो केस आ रहे हैं वो कम से कम 200 से 300 लोग जो डेली के यहाँ पर संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं और जो काफी संख्या में ठीक होते भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो रिकवरी रेट है अंबाला का तो वो काफी जो खबरें हैं काफी सामान्य भी दिखाई दे रही है क्योंकि जो यहाँ पे जो डॉक्टर है सुखवीर सिंह जो नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग अंबाला ने बनाए गए हैं, जो हमारी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि अंबाला के जो कोविड हॉस्पिटल है यहाँ पर 40% बेड अभी खाली किए गए हैं और जो ऑक्सीजन की खपत है वो भी काफी कम हो गई है और पिछले 3-4 दिन से जो लगातार केस 200 से कम आ रहे हैं तो फिलहाल जिला में 2000 के करीब एक्टिव मरीज हैं। तो इन सब चीजों को लेकर देखें तो फिलहाल हरियाणा के अंबाला में आप बात करें तो काफी संख्या में मृत्यु दर और संक्रमित मरीजों की संख्या है वो काफी कम होती दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे और रिकॉर्ड 193 लोगों की जो इसमें मौत हो गई थी और इसमें कह सकते हैं राहत बड़ी खबर है कि अंबाला की स्थिति पहले के मुकाबले कुछ दिनों में स्थिति अब सुधरने लगी है। ठीक है, लॉकडाउन कितना प्रभावी दिखाई दे रहा है? जो संक्रमितों का ग्राफ है वो लगातार गिरता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जो मौत के आंकड़े हैं वो भी कम होते चले जा रहे हैं। क्या इसके लिए लॉकडाउन को प्रभावी हम मान सकते हैं? पाबंदियां जो हैं उनको प्रभावी हम मान सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार की तो हरियाणा सरकार ने जो कल लॉकडाउन बढ़ाने के लिए आगे आदेश जारी करे हैं उसमें इन्होंने जो हम कह सकते हैं कि 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी राहत देती है हरियाणा सरकार नजर आ रही है कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 5 यानी कि 12 बजे यानी कि 5 घंटे के लिए अब थोड़ी सी राहत दी है कि ईड एंड फार्मूले के तहत कुछ दुकानें खुल सकेंगी, जिससे कि थोड़ा देर व्यापारियों को राहत मिली है कि 5 घंटे तो दुकानें खोल सकेंगे और जो आगे की स्थिति है उसको लेकर जो अगला हफ्ता आएगा उसमें देखना होगा कि कितने केसेस आगे बढ़ रहे हैं और कितने कम हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से आगे के जो निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। अंकुर, एक चीज और है, हम ऑक्सीजन को लेकर लगातार परिस्थितियां देख रहे थे, जहां पर कमी नजर आ रही थी वो खासकर
बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, अन्य या तो कांग्रेस या दिल्ली की स्थिति हमने देखी, महाराष्ट्र की स्थिति देखी, या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वो हमने देखी। इस समय हरियाणा के क्या हालात है ऑक्सीजन को लेकर? क्या कमी कहीं भी किसी भी जिले में दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखो अगर अंबाला की बात करें, अंबाला में मैंने बताया आपको जो डॉक्टर सुखबीर सिंह है हमारी उनसे बात हुई है, तो ऑक्सीजन की खपत काफी कम हुई है, 40% बेड भी खाली किए हो गए हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के जो गांव हैं वहां पर स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही है। वहां पर कुछ लोग कुछ गांव थे जिन्होंने काफी बहिष्कार भी किया कि हम ये जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है इनके इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मृत्यु दर आगे बढ़ने लगी तो अब कुछ गाँव और यहाँ पर सामान्य नहीं दिख रहे हैं। वो आगे आगे जो मृत्यु दर है वो अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे करके वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन अगर वैक्सीन और कोविशील्ड की बात करें तो उसमें भी काफी कमी आ रही है। जब हमने यही सवाल गृह मंत्री अनिल विज से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि अभी काफी कोविशील्ड और इसमें कमी आई है, तो अगर कभी कमी दिखी तो इसको विदेशों से भी दवाइयों को मंगाया जाएगा। जागरूकता वैक्सीन को लेकर दिखाई दे रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं खासकर वहां पर लोग वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन के जो फायदे हैं ये चीज शहरी इलाकों में अच्छे से पता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा के कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग जागरूक नहीं है वैक्सीन लगाने को लेकर। जहां एक तरफ किसान वैक्सीन लगाने के लिए अभी तक नहीं माने हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं, वो अभी तक नहीं माने हैं। और दूसरी तरफ जो किसान है, दूसरी तरफ जो हरियाणा के गाँव के लोग हैं, वहां भी कई पंचायतों ने इसका बहिष्कार किया था। लेकिन जब मृत्यु दर कई गाँव में जब बढ़ने लगी तो अब कुछ गांव ने इस चीज को माना है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए और धीरे धीरे करके गांव जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अभी जो मृत्यु दर है वो काफी बढ़ी हुई है, यानी कि कह सकें तो सामान्य हालात अभी गांव में ठीक नहीं चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सामान्य हालात अभी गांव में नहीं बन पाए हैं, क्योंकि हालात जैसे हो वैसे अभी तक बन नहीं पाए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति है, अभी भी कंफ्यूजन है लोगों में, एक आशंका है लोगों में, या फिर कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी है, क्योंकि शहरी इलाकों में ज्यादातर देखने को मिल रहा है जागरूकता बहुत ज्यादा है। वैक्सीनेशन को लोग खुद आगे आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए खुद अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, या फिर जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है खुद वहां तक पहुंचते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। सुनील संवाददाता हमारे साथ इस समय कपूरथला से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, क्या हालात है कोरोना को लेकर? सबसे पहले अपडेट बताइए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ब्लैक फंगस का भी उसके साथ में खतरा है। कपूरथला में केसेज आगे से बहुत बेहतर हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ब्लैक फंगस के इधर कपूरथला में कोई केस नहीं। जलंधर में तकरीबन 2-4-5 केस आ जाते हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस को लेकर इस समय डर बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि कोरोना जो है छुआछूत की बीमारी है और ब्लैक फंगस वैसा नहीं है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है ठीक वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। खतरा इसमें बहुत ज्यादा है। पंजाब में किस तरीके की सावधानियां इसको लेकर बढ़ती जा रही हैं? पंजाब में बहुत बेहतरीन अवस्था से बरती जा रही है, क्योंकि इधर लोगों ने मास्क पूरा लगाते हैं और हाथ सैनिटाइजर करते हैं, दूरी फासला रखते हैं। सुनील, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि पंजाब में वैक्सीन की कमी इस समय हो रही है और वैक्सीन की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। अन्य कंपनियों से, अन्य जो कंपनियां हैं वैक्सीन की, उनसे भी मांग की जा रही है, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार को वैक्सीन देने से मना कर दिया है। उनका जो कहना है कि साफ जो हमारा समझौता होगा वो भारत सरकार के साथ होने वाला है। वैक्सीन को लेकर पूरे प्रदेश की स्थिति इस समय क्या चल रही है? अभी कपूरथला में कल से वैक्सीन की जो कमी आनी शुरू हुई है, जो कपूरथला में आज किसी भी प्रकार के किसी भी हॉस्पिटल में या कोई भी धार्मिक संस्था में वैक्सीन की कमी आ गई है, कोई इधर नहीं लग रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हालात ऐसे हैं कि लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। वैक्सीनेशन की जहां तक बात की जाए तो पंजाब सरकार ने कई कंपनियों से संपर्क साधा है वैक्सीन के लिए, ताकि सरकार को वैक्सीन मिल सके और प्रदेशवासियों को वैक्सीनेट किया जा सके, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है।
इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। सीधे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज आजमगढ़ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम कोविड सेंटरों का दौरा भी करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे। सीएम खुद कोविड सेंटर पर पहुंचेंगे, उनकी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर देखेंगे, स्थिति किस तरीके की है उसका जायजा भी लेंगे, कैसी वहां पर सुविधाएं मरीजों के लिए की गई हैं। तो सीएम कोविड सेंटरों का दौरा करने के लिए, जायजा लेने के लिए खुद पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर आज है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों के दौरे पर लगातार रहते हैं, वहां पर कोविड सेंटरों का निरीक्षण करते हैं। जिस तरह की सुविधाएं हैं खुद वहां पर पहुंचकर डॉक्टर्स जो मौजूद होते हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी जो वहां पर मौजूद होते हैं उनसे वहां की परिस्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। अलग अलग जिलों में दौरे खुद मुख्यमंत्री करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज आजमगढ़ और वाराणसी का दौरा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कोविड सेंटर पर पहुंचेंगे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं वो पूरा देश देख रहा है। भले ही कोरोना संक्रमितों का ग्राफ गिरता जा रहा हो, लेकिन मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मौत किस तरीके की हो रही है ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से जो आती हैं वो साफ बयां करती हैं। तस्वीरों में साफ दिखता है, पूरे देश को हालात पता है कि कोरोना से क्या स्थिति इस समय हो चुकी है। लॉकडाउन भले ही लगा है, पाबंदियां भले ही लगी हुई हैं, लेकिन उन पाबंदियों का असर जो है सिर्फ संक्रमितों के ग्राफ पर देखने को मिल रहा है। जो संक्रमितों का ग्राफ है वो गिरता इस समय जा रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े आज भी डराने वाले हैं, जिसके चलते पाबंदियां लगातार हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग भी, स्वास्थ्य महकमा भी इस समय चिंता में है कि कैसे हालातों को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे हालातों पर काबू किया जाएगा। तो कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि जो दूसरी लहर है खतरनाक तो है ही, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये बड़ा सवाल इस समय है क्योंकि डर लोगों में तीसरी लहर का भी है। एक तरफ तो दूसरी लहर खतरनाक, डर जो है तीसरी लहर का भी है, और उसी बीच में जब ब्लैक फंगस के मामले आने लगे हैं तो और ज़्यादा चिंता बढ़ गई है कि अब इसको कैसे संभाला जाएगा क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है पहले से चलती आई है, पहले से लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन अब जब दूसरी लहर कोविड पेशेंट की संख्या जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है तो ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं क्योंकि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कम है, ब्लैक फंगस उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी भी बीमारी की बात हो। ब्लैक फंगस के बारे में यहाँ डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं, किसी भी बीमारी की बात हो, आप खुद को स्वच्छ रखिए, अपने घर में साफ सफाई रखिए, तो बीमारी का डर अपने आप खत्म हो जाता है। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से समय फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या हालात है कोरोना को लेकर, मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति बताइए क्योंकि इस समय जो हमें देखने को मिल रहा है कोरोना और ब्लैक फंगस, दो चुनौतियां, पब्लिक में बहुत ज्यादा डर है। निश्चित तौर पर देखिए, अभी जिस कदर पहले कोरोना महामारी थी और उसके बाद जो है कोरोना महामारी का अभी जो कहर है तब नहीं हुआ है और अचानक से ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने भी लोगों को जकड़ में लेना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण है और लोगों के लिए भी एक डर का माहौल बन चुका है। अगर कोरोना की ही बात करें काजल, तो सबसे पहले अभी हालांकि कोरोना जो है, कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश में जरूर कम आ रहे हैं। जो पहले पूर्व बात करें तो जो 18 के दर से कोरोना के आंकड़े आ रहे थे वो 4 पहुंच चुका है। तो ऐसे में कोरोना के आंकड़े तो लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर कल की ही बीती रात की बात करें, जो मध्य प्रदेश में कोरोना आंकड़े पॉजिटिव आंकड़े आए हैं वो 3,375 पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव आंकड़े आए। वहीं इसमें 76 लोगों की हालांकि मौत भी सम्मिलित है। इंदौर की बात करें तो 829 मामले जो है इंदौर में कोरोना के आए हैं। वहीं भोपाल की बात करें तो 577 मामले भोपाल में है। तो लगातार आंकड़े हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना के कम हो रहे हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है वो ब्लैक फंगस हो चुकी है, क्योंकि ब्लैक फंगस का भी कहर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और करीब 550 से ज्यादा जो है ब्लैक फंगस के केस मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की
मौत भी हो चुकी है। साथ ही ब्लैक फंगस के अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अब देश में तीसरी लहर भी कोरोना की आ चुकी है, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है। और उसमें भी अगर बात करें तो करीब 15 लोगों को मध्य प्रदेश के, अगर इंदौर की ही इकलौते बात करें तो वहां पर 15 बच्चे ऐसे संक्रमित पाए गए हैं जिनमें कोरोना की तीसरी लहर पर चपेट माना जा रहा है, जिसमें 5 लोगों की डेथ भी सम्मिलित है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए होती है। लेकिन हालांकि ब्लैक फंगस की भी बात करें तो ब्लैक फंगस की पूर्व की तरह जो है ब्लैक फंगस की जो इंजेक्शन है उसके लिए भी काफी अफरा तफरी सी देखने को मिल रही है, शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो लगातार हालांकि सरकार जो है लाल दावे कर रही है कि हम इस बीमारी को महामारी घोषित करके इसका इलाज निःशुल्क करेंगे और सभी तरह की दवाइयों की पूर्ति करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन दवाइयों की आपूर्ति नजर आ रही है और लोग परेशान होते दिख रहे हैं। जी काजल। गणेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषित कर दिया था, महामारी घोषित पहले ही ब्लैक फंगस को कर दिया गया था, लेकिन इलाज के लिए इस समय क्या सुविधाएं इस समय दी जा रही हैं, खासकर पब्लिक को? कैसे इसका इलाज होगा? क्या अलग से कुछ अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है या फिर अलग से अस्पतालों में ही जो ब्लैक फंगस के मरीज होंगे उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना पेशेंट के लिए तो अलग से इलाज चाहिए ही, ब्लैक फंगस जिस तरीके से अपना कहर बरपा रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, स्वास्थ्य महकमे को भी और सरकार को भी। निश्चित तौर पर देखिए काजल, सबसे बड़ी बात अगर बात करें ब्लैक फंगस की तो हालांकि ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन्हें डायबिटीज जैसी बीमारियां थी और जो पहले से ही पूर्व में कोरोना पीड़ित थे, जिन्हें ऑक्सीजन और ऐसे अन्य इंजेक्शन लगे हैं कोरोना काल में। वही लोग जो डायबिटीज से ज्यादातर पीड़ित है उन लोगों को ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हो रही है। हालांकि सरकार ने इस ब्लैक फंगस इलाज की बात करें तो ऐसे करीब मध्य प्रदेश में 250 अस्पताल ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। वहां पर अलग से उन अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोगों को ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिल्कुल गणेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही ब्लैक फंगस भी अपना कहर बरपाता जा रहा है, लेकिन इस समय जरूरत है सरकारों को एक साथ आने की, लेकिन वो देश में दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।